अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ अतिब्बाए किराम, तलबाए तिब, आपको मालूम है कि हमने नब्ज़ के मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। आज से पहले जो हमारा लेक्चर हुआ है वो नब्ज़ की तारीख़, नब्ज़ का तारुफ़ और नब्ज़ की तारीफ़ पर था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम नब्ज़ देखने के आदाब और शराइत पर गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है इंतहाई अहम, इंतहाई ज़रूरी और कलीदी हैसियत रखता है। जब तक आप नब्ज़ देखने की आदाब, इसके उसूल और इसके कवायद पर मुकम्मल दस्तरस न रखेंगे, इसका ख़याल न रखेंगे, ये आपको असबर न होंगे, आप कभी भी मरीज़ की नब्ज़ का सही मुतालिया और सही मुआयना नहीं कर सकेंगे। अगर आप उसूल और कवायद के मुताबिक इलाज करना चाहते हैं, जो तिब के उसूल हैं उन पर मर्ज़ का मुतालिया और मर्ज़ का इलाज करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाज़मी है कि आप नब्ज़ को उसके पूरे उसूल और कवायद के साथ उसका मुतालिया और मुआयना करें। आज इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जब मरीज़ आपके पास आता है तो इस बात का आपने ख़याल रखना है कि मरीज़ रात को आराम करके सोकर फ्रेश हालत में, सुकून की हालत में आपके पास आए। मरीज़ थका हुआ ना हो, मरीज़ सफ़र करके ना आया हो, मरीज़ रात को जागता ना रहा हो। दूसरी बात आपने इस बात का ख़याल रखना है कि मरीज़ जो है वो इन्फ़आलात नफ़सानिया जैसे गम है, गुस्सा है, परेशानी है, शर्मिंदगी है, खजालत है, ऐसी कैफियत में मुब्तला ना हो। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब आप अपने मतब में बैठे होते हैं, एक ऐसा मरीज़ जो किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होता है जो वो तबीब को बताने में या किसी दूसरे शख्स को बताने में हिचकिचाहट महसूस करता है, तो ऐसी हालत में मरीज़ पर शर्मिंदगी और नदामत की कैफियत तारी हो सकती है। इससे नब्ज़ में तग़य्युर पैदा हो जाता है, नब्ज़ बदल सकती है। तो लिहाजा जब आपके पास मरीज़ आए, आप उसकी हैयत से, उसकी शक्ल से, उसके क़याफ़ा से, उसके आने के अंदाज से, उसके बैठने के तरीके और सलीके से इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि मरीज़ कहीं शर्मिंदा तो नहीं है, मरीज़ कहीं परेशान तो नहीं है, मरीज़ चल कर तो नहीं आया है, मरीज़ लंबा सफ़र करके तो नहीं आया है। अगर सर्दी का मौसम है, अगर मरीज़ मोटरसाइकिल पर आया है तो मरीज़ के हाथ ठंडे होंगे। तो जब तक मरीज़ के हाथ और बाजू मुकम्मल तौर पर वो नॉर्मल दर्जा हरारत पर ना आ जाएं, उसकी नब्ज़ का आप मुतालिया और मुआयना सही नहीं कर सकेंगे। आपके लिए मौसम को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद जब मरीज़ के साथ आप उसका नाम पूछें, उसकी जो अलामात हैं वो पूछें, उसके बारे में बात करें, मरीज़ किस इलाके से आया है उससे बातें करें, मरीज़ को अपने साथ मानूस करें। और उसके बाद जब कुछ वक्त गुज़र जाए, 15-20 मिनट गुज़र जाएं, अगर मरीज़ बैठा है, वेटिंग में इंतज़ार कर रहा है, उसके बाद आता है तो मरीज़ मुकम्मल सुकून की हालत में हो। अब मरीज़ आपके सामने आ चुका है, मरीज़ के बैठने की जो है और क्या हालत होगी और उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, और आप जो है मुआलिज और नब्बाज वो कैसे मरीज़ के सामने बैठेगा। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है
کہ مریض اگر فرش پہ بیٹھا ہے تو وہ دو زانو ہو کے بیٹھے، جیسے ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کنڈیشن میں، اس حالت میں مریض بیٹھے، اور معالج و نباز بھی اسی حالت میں مریض کی نبض کا معائنہ کرے۔ یہ بیٹھنے کی حالت پر بات ہو رہی ہے۔ آج کل تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، آج کل تو مطب میں یا آپ کے اس کلینک میں چیئر ہوتی ہے، پیشنٹ چیئر پر مریض بیٹھتا ہے، تو مریض کے گھٹنے آپ کے گھٹنے بالکل برابر ہوں، مریض کا چہرہ بالکل آپ کے سامنے ہو۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ مریض کے بازو کو آپ نے کس مقام سے پکڑنا ہے اور کیسے پکڑنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک پوزیشن بتاتا ہوں جسے اناٹومیکل پوزیشن کہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے میرے دائیں ہاتھ پر فوکس کرنا ہے، میرے دائیں ہاتھ کو غور سے دیکھیں۔ جب ہم بالکل سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں بازو آپ کے نیچے ہوں، اور ہاتھوں کو غور سے دیکھیے گا۔ اس کنڈیشن میں جب آپ کے ہاتھ ہوں گے تو اس حالت کو، اس پوزیشن کو اناٹومیکل پوزیشن کہتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کا ہاتھ ہوگا، آپ ذرا ہاتھ کو غور سے دیکھیے گا، میں بیٹھنے لگا ہوں۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بالکل حرکت نہیں دینی، یہاں ہی رہے گا ہاتھ۔ اب میں بیٹھ چکا ہوں، ہاتھ میرا بالکل اسی کنڈیشن میں ہے جیسے میں کھڑا تھا۔ اس وقت آپ دیکھیے گا کہ میری جو چھوٹی انگلی ہے، خنصر، یہ زمین کی طرف ہے، اور میرا انگوٹھا جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے۔ اس پوزیشن کو اناٹومیکل پوزیشن کہتے ہیں۔ انگوٹھا آسمان کی طرف ہو اور جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے کی طرف ہو، اور مریض کا جو ہاتھ ہے اس کے دل کے بالکل مقابل ہو، بالمقابل ہو، بالکل سامنے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب دل انقباض کرے گا تو پوری دھڑکن آپ کو شریان النبض پر محسوس ہوگی۔ اب یہاں تک ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا، ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب دوسری ہے کہ طبیب اس کے لیے کون سی شرائط اور آداب ہیں۔ طبیب بھی نہ تو وہ اس کا سیر شکم ہو، بہت زیادہ اس نے کھانا کھایا ہوا ہو، نہ ہی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ جو شرائط مریض کے لیے ہیں وہی طبیب کے لیے بھی ہیں۔ طبیب غم، غصہ، شرمندگی، پریشانی کی حالت میں نہ ہو۔ خاص طور پر جو نو آموز جو اطباء کرام ہوتے ہیں، ابھی جنہوں نے نیا نیا مطب شروع کیا ہوتا ہے، ان کو اکثر اس حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں آپ مطب پہ بیٹھے ہیں تو مریض ایسا آ گیا جو بہت پیچیدہ امراض میں مبتلا ہے، فالج کا مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، شوگر بھی ہے، اس کو پیٹ میں پانی بھی پڑا ہوا ہے۔ تو نیا جو معالج ہوتا ہے وہ ایسے مریض کو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ ایسے مریض کو قطعاً اس کی نبض نہ دیکھیں، اس کا جو ہے وہ علاج شروع نہ کریں۔ آپ کسی سینئر معالج کے پاس، اپنے کسی استاد کے پاس یا قابل اعتماد ماہر معالج کے پاس اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معالج ہے، عرصہ دراز سے وہ علاج معالجہ کر رہا ہے، لیکن ایسا آپ کے پاس مریض آ گیا جو بہت مشہور و معروف ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی پرسنالٹی کا مالک ہے، تو اس حالت میں بھی جو معالج پر اس کا دبدبہ اور اس کا رعب اور اس کی شخصیت کا اثر آ جاتا ہے، تو آپ ایسی حالت میں، جب یہ حالت آپ پر طاری ہو، تو اس حالت میں آپ قطعاً مریض کا معائنہ نہ کریں، مریض کی نبض آپ دیکھ لیں، اور مختصر سے وقت کے بعد اس کو آپ بھی کسی طریقے کے ساتھ اپنے کسی سینئر کے ساتھ یا آئندہ وقت دے لیں، مریض کو دوبارہ آپ کو دیکھیں گے یا کچھ اور بات کہہ کے آپ اس مریض سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہیں، آپ کانفیڈنس میں نہیں ہیں، آپ کے ہوش و حواس مکمل درست نہیں ہیں، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی توجہ، آپ کا انہماک مکمل مریض کی جانب نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی مریض کی نبض کا صحیح مطالعہ اور معائنہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو چند شرائط اور آداب تھیں جن کا خیال رکھنا مریض اور معالج دونوں پر ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ طبیب اور نباز جو وہ مریض کی نبض پر انگلیاں کہاں پر رکھے، کس مقام پر رکھے۔ تو حضرات محترم، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ جو انگوٹھے کے نیچے جو ہماری دو ہڈیاں ہوتی ہیں کلائی میں، جو اوپر والی انگوٹھے کی جہاں جڑ ہے،
यहाँ पर जो हमारी हड्डी है जिसे रेडियल बोन कहते हैं, और इस पर जो शरियान है जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, ये हड्डी यहाँ पर शुरू होती है कलाई की, इस पर एक उभार सा होता है। ये देखिए जोड़ के साथ एक उभार होता है, इस उभार को रेडियल फोसा कहते हैं। इस उभार से बिल्कुल नीचे, उभार के ऊपर आपने अपनी उंगली नहीं रखनी है, उभार के नीचे आपने अपनी चारों उंगलियों को रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उंगलियों की शक्ल और हैयत कौन सी होनी चाहिए। उंगलियां आपकी बिल्कुल बराबर हों, या आप मेरी उंगलियों को देखें, ये बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर। आप उंगलियों को बराबर करें और इस उभार के नीचे बिल्कुल आहिस्तगी के साथ, नरमी के साथ आपने जिल्द के साथ उनको टच करना है, सिर्फ आपने जिल्द के साथ लगाना है, बिल्कुल बराबर, चारों उंगलियां बिल्कुल बराबर हों। अगर मरीज़ कमज़ोर हो तो आप दूसरे हाथ के साथ उसकी कलाई को थाम सकते हैं। तो उसके बाद आपने हल्का हल्का उस पर बोझ डालना है। अगर तो बिल्कुल जिल्द के साथ आपको नब्ज़ महसूस हो रही है तो ठीक है, आप नब्ज़ को महसूस करें, उसकी जो है करात को गिन लें, शुमार करें, उसकी तमाम अक़साम पर गौर करें। तो अगर नब्ज़ ऊपर नहीं है तो जहाँ तक आपको नब्ज़ महसूस हो वहाँ तक आप उस पर बोझ डाल सकते हैं। उसके साथ कुछ तबीब जो है वो उंगलियां रखने में गलती करते हैं कि इस जानिब से, हाथ की तरफ से उंगलियां उसकी नब्ज़ पर रखते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने नाखून की जानिब, जो आपके पोरे हैं नाखून की जानिब, इनसे बिल्कुल सीधा आपने रखना है, हाथ को टेढ़ा नहीं करना, 90 के दर्जे पर बिल्कुल ऐसे, ये वाला हाथ जो हिस्सा है आपका, ये नब्ज़ के ऊपर हो। तो अब कितनी नब्ज़ आपने शुमार करनी है, कितनी गिनती तक आपने नब्ज़ को देखना है, इस बारे में जो अक्सर बेशतर इत्तिबा कहते हैं कि कम अज़ कम 30 करात तक, 30 ठोकरों को आपने मुलाहिज़ा करना है। उसमें आप तमाम अजनास, उसकी सूरत, तवातर, आपका कवीपन या उसकी नरमी, या उसका इस्तवा और इख्तिलाफ है, या उसका कवीउल यमीन और कवीउल यसार, दाएँ और बाएँ का कवी होना आप जब तक मालूम करें, कम अज़ कम इसके लिए 30 तक आप उसको गिने और शुमार करें। तो जूँ जूँ आपकी महारत होती जाएगी, जूँ जूँ आपका तजर्बा होता जाएगा, आप उस नब्ज़ को जल्द महसूस कर लेंगे, मालूम कर लेंगे आप नब्ज़ मुस्तवी है या मुख्तलिफ है, या जयीदुल वज़न है या रद्दुल वज़न है या खारिजुल वज़न है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम चीज़ों को मालूम कर लिया करेंगे। तो हज़रात मोहतरम, ये नब्ज़ के उसूल व क़वाइद जो थे वो मुआयना करने के थे, जो आज हमने पढ़ लिए हैं, जिन्हें हमने मालूम कर लिया है। और एक और बात आपको बतलाता चलूँ, क्योंकि अभी हमने नब्ज़ की जो है वो इस्तिलाहात, मज़ीद जो नब्ज़ की जो इल्म है उस पर गुफ्तगू शुरू नहीं की। अभी तो इब्तदाई सिर्फ आदाब और शराइत का आज हमने जो है वो उस पर गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले इंतहाई अहम तरीन, बल्कि 2 बातें मैं आपको बतला दूँ, क्योंकि आइंदा हम नब्ज़ शुरू करेंगे तो इन 2 बातों का जो तबीब हैं वो जानते हैं, तो उनको भी उसका फ़ायदा हो जाएगा कि सबसे पहले जब नब्ज़ पे आपने हाथ रखना है, आपने ये मालूम करना है कि मरीज़ की कवी नब्ज़ किस जानिब की है। कवीउल यमीन है यानी दाएं जानिब उसकी नब्ज़ कवी है, या कवीउल यसार है यानी बाएं जानिब मरीज़ की नब्ज़ कवी है। इन 2 बातों का सबसे पहले आपने ख्याल करना है। और दूसरी बात आपने जो इसमें नब्ज़ को मुआयना करते हुए देखनी है कि नब्ज़ मरीज़ की मुस्तवी है या मुख्तलिफ है। अगर तो मुख्तलिफ है तो फिर उसके लिए मेडिसन जो दवा देनी है वो और होगी। अगर वो मुंतज़िम है और मुस्तवी है तो फिर उसके लिए और उसूल इलाज अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले कवी, दाईं जानिब कवी है या बाईं जानिब कवी है, इसका ख्याल करना है। और दूसरा, आपने नब्ज़ मुस्तवी है या मुख्तलिफ है, इस बात का आपने ख्याल करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जो हमारी नब्ज़ पर क्लास होगी उसमें हम जो नब्ज़ को बाकायदा नब्ज़ को शुरू करेंगे, फिर जूँ जूँ आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वीडियोज़ और ऑडियोज़ के ज़रिए आप तक नब्ज़ की जो है वो तालीम पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।